हाय एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाग्यश्री और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी में। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और जनरल डिजीज़ कंडीशन और उसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्विंट के बारे में, स्क्विंट ये डिजीज़ के बारे में और उसमें होम्योपैथी का क्या स्कोप है। स्क्विंट, it is also known as strabismus. It is a condition in which the eye do not align properly. One eye may turn while the other focuses to a particular point. This is very common in young children. It may happen all the time or intermittently. Intermittently means it comes and goes away. So what are the reason behind the squint? So it may be because of the muscles of the eyes, particularly the eyes, the muscles which moves the eyes, extraocular muscles, they do not work properly. So ऐसे इस कंडीशन में जो आपकी आँखों की जो मसल है, जो आपकी आँखों की मूवमेंट को आँखों की मूवमेंट करती है, वो प्रॉपरली काम नहीं करती। दूसरा, अगर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, कोई लीजन है, उसके कारण आपकी आँखें प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती। तो जब आपको स्ट्रैबिस्मस होता है तो उस वक्त जो है आपकी बायनोक्यूलर विजन अफेक्ट होती है। उस वक्त उसके कारण जो है डेप्थ का परसेप्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। टाइप्स ऑफ स्क्विंट, वन आई में टर्न इनवर्ड, इजोट्रोपिया, आउटवर्ड, एक्सोट्रोपिया, अपवर्ड, हाइपरट्रोपिया, डाउनवर्ड, हाइपोट्रोपिया। तो कब आपको अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाना चाहिए? जब आपके चाइल्ड को स्क्विंट हो ऑल द टाइम, यानी पूरा टाइम आँखें उसकी टर्न रहती हो। सेकंड, जब अगर आपका बच्चा जो है 3 महीने से बड़ा है और उसको इंटरमिटेंट स्क्विंट हो रहा है, या फिर उसको स्क्विंट हो रहा है या फिर डबल विज़न हो रहा है तब, या फिर आपका बच्चा कहीं भी देखते वक्त एक आँख बंद कर लेता है, या फिर पूरा हेड जो है वो टर्न कर लेता है आपके साथ बात करते वक्त, तो ऐसे टाइम पे आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये जो कंडीशन होती है, अगर इसको नहीं ट्रीट किया गया, अगर उसको ऐसा ही छोड़ दिया गया तो जो है एक कंडीशन होती है एम्बाइलोपिया, जिसमें जो है डबल विज़न होता है, जिसको लेज़ी आई भी कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एम्बाइलोपिया हो सकता है अगर आपने स्क्विंट अगर डेवलप हुआ है आपके बच्चे में और आपने उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं ली। तो इट इज़ बेटर कि अगर ऐसे कुछ भी लक्षण हो तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। व्हाट आर दी कॉजेज़ ऑफ स्क्विंट? नंबर 1, कंजेनिटल। अगर बच्चा डिफेक्ट के साथ ही पैदा हुआ है, यानी स्क्विंट के साथ ही पैदा हुआ है, तो उसको कंजेनिटल कहेंगे। हेरिडिटरी, अगर ये प्रॉब्लम फैमिलीज़ में, उसके फैमिली में रन हो रही है, उसकी मम्मी को है या फिर उसकी बहन भाई को है, तो इसको हेरिडिटरी बोलेंगे। फिर थर्ड है कि अगर पहले से आँखों में कोई इलनेस हो, उसके कारण हो रहा है, जैसे कि लॉन्ग साइडेडनेस, उसके कारण अगर है तो कोई भी इलनेस के कारण हो सकता है। फिर नंबर 4 कि अगर क्रेनियल नर्व में कुछ लेजन है उसके कारण। फिर अगर आपको रिफ्रैक्टिव एरर्स है तो उसके कारण भी आपको स्क्विंट हो सकता है। मायोपिया में हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया में हो सकता है, या फिर एस्टिग्मेटिज्म में हो सकता है। ये भी एक रीज़न होता है। कभी कभी देखा गया है कि मीज़ल्स के बाद जो है ये प्रॉब्लम आती है। या फिर अगर हाइड्रोसिफेलस है, अगर कोई बच्चे को हाइड्रोसिफेलस है, उसमें भी स्क्विंट ये प्रॉब्लम
मिलता है। तो स्क्विंट के केसेस में होम्योपैथी क्या हेल्प कर सकती है आपकी? तो हाँ, होम्योपैथी हेल्प कर सकती है अगर आप उसकी पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम निकाल पाते हैं, तो ज़रूर आप स्क्विंट के केसेस में पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ दे सकते हैं। ये जो केस है ये छोटे बच्चे का केस है। वो जो 3.5 साल का बच्चा है उसको जो थी ये स्क्विंट की प्रॉब्लम थी। उसको लेफ़्ट आई में था ये प्रॉब्लम, और जब वो नींद में से सो के उठता था सुबह सुबह आफ्टर स्लीप मॉर्निंग में, तो उसको जो है उसकी आँख आउटवर्ड टर्न होती थी, आउटवर्ड टर्न होती थी। तो फिर हम लोगों ने उसकी केस हिस्ट्री की, तो उसके बारे में जब वो बच्चे को देखा, तो जो बच्चा था वो बहुत ही दुबला, बहुत ही लीन थी। बहुत शार्प फीचर्स थे उसके, नोज़ एकदम शार्प। और जो ये जो बच्चा है और उसके कुछ उसकी मम्मी से हिस्ट्री मिली, तो उसकी मम्मी ने बताया कि बहुत ही शांत बच्चा है, बहुत ही माइल्ड बच्चा है, और बहुत खुश रहने वाला बच्चा है। हमेशा चेयरफुल रहता है, हैप्पी रहता है। जब भी किसी को, अनजाने को भी, किसी को भी देखेगा तो जल्दी से स्माइल कर देगा। बहुत ही हैप्पी बच्चा है वो। हाँ, यानी थोड़ा सा डरपोक काइंड ऑफ, यानी टिमिड है, माइल्ड है, बहुत अफेक्शनेट है। बहुत अफेक्शनेट यानी कि वो अपने जितना लाड़ अपनी मम्मी से करता है, उतना ही अपनी बड़ी बहन से भी उतना ही लाड़ प्यार जताता है। बहुत बहुत ही अपनी दीदी के साथ खेलेगा अच्छे से, बहुत प्यार से रहेगा। बहुत ही अफेक्शनेट बच्चा है ये, और एक्टिव रहता है। और जो है उसको बहुत ही कॉशियस है, कॉशियस इन द सेंस कि बहुत ही आराम से, धीरे से, केयरफुली काम करेगा कि उसको कहीं कुछ लग ना जाए। और उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, जिस तरह से वो चलता था, या फिर जिस तरह से वो खेलता कूदता था, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही धीरे से, स्लोली, केयरफुली सारे काम करेगा, बिना बिना यानी गिर जाए तो गिरने से उसको डर लगता है। अगर वो स्टेयर से भी उतरेगा तो बहुत ही धीरे से उतरेगा, यानी बहुत कॉशियस। ये कॉशियस मैंने उसके लिए रूब्रिक लिया था। और ये जो बच्चे की जो डाइट है, डाइट बहुत ही अच्छी है। उस डाइट के जिस तरह से उसकी मम्मी बताती है, उसकी डाइट बहुत अच्छी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसकी वो जो है बहुत लीन है, यानी बहुत ही दुबला पतला है। जितना खाता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी लीन है वो। और इसके अलावा जो है उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स 3 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद वो जाता है मोशंस के लिए, तो स्ट्रेनिंग लगती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेन करने के बाद फिर अच्छे से हो जाती है। उसमें क्या और एक पिक्यूलियर उन्होंने बताया कि स्टूल करने के वक्त जो है उसके बच्चे के आँखों में से पानी आता है, और उसको अप्रिसिएशन चाहिए बच्चे को। जब भी कुछ खेलेगा तो फिर बार बार मम्मी को आके दिखाएगा कि ये मम्मी ये बनाया है, तो उसकी मम्मी जब तारीफ़ करेगी तो उसको अच्छा लगता है। रोता है, यानी जो है मम्मी जब डांटती है तो उस चीज़ से वो थोड़ा सा डरता है, यानी डांटने से उसके लिए सेंसिटिव है थोड़ा। और अदरवाइज़ जो है वो थोड़ा सा रिज़र्व्ड है, इंट्रोवर्टेड काइंड है, शाय है। तो ये जो था ये बच्चे का केस था। तो इस केस को हम लोगों ने, मैंने जब एनालाइज़ किया, और एनालाइज़ करने के बाद जब रेपर्टराइज किया, तो रेपोर्टोरियल एनालिसिस कुछ इस तरह से था। मैं आपको उसका रेपोर्टोरियल एनालिसिस दिखा देती हूँ। ये जो है उस पेशेंट की रेपोर्टोरियल टोटलिटी है। इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए, ये एक
ये एक बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि सारे के सारे जितने भी हमको पेशेंट के मेंटल्स मिलते हैं या फिर जो भी जनरल्स मिलते हैं, सारे के सारे को जो है हमको रेपर्टाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग जितना उसमें डालेंगे, जितने सिम्टम्स डालेंगे, उतनी ही अलग मेडिसिन आते जाएगी। तो जिसमें पेशेंट ने या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स ने जिसमें ज़्यादा एम्फसाइज किया है, यानी जिस पे ज़्यादा दबाव देके बताया है कि ये उसका ये उसकी मेन मेंटल्स थे या फिर मोडालिटीज़ थी, तो उस पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो जब उसकी मम्मी ने जब बताया था इसके बारे में, तो उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट जो दिया था वही रूब्रिक्स जो है मैंने कंसिडर किए हैं इस पेशेंट में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट था, बहुत ही चेयरफुल हैप्पी रहने वाला बच्चा, बहुत अफेक्शनेट, बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है, केयरफुली काम करता है सब कुछ, बहुत ही धीरे से संभाल के, बहुत स्माइलिंग वाला था। फिर उसकी जो मेन मोडालिटी थी, सुबह उठने के बाद ही उसको जो है वो प्रॉब्लम थी। सुबह उठने के बाद ही मोस्टली ऑब्ज़र्व किया था उसकी मम्मी ने। और फिर जो है उसका खाने को लेके बहुत पिक्यूलियर था कि वो बहुत ही लीन थी, बहुत ही दुबला पतला था, इवन दो उसकी डाइट बहुत अच्छी थी। फिर उसका ये इम्पोर्टेंट रूब्रिक है कि आई में लैक्रिमेशन स्टूल ड्यूरिंग, और फिर आई स्ट्रबिस्मस डाइवर्जेंट। तो जब भी आप देखते हैं इसमें जो मेडिसिन्स आई है, कुछ बहुत सारी मेडिसिन्स है, लेकिन जो स्टार्टिंग की कुछ मेडिसिन है हम उसको कंसिडर करते हैं। ये हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट मेडिसिन आई हो, जिसने मैक्सिमम इसको कंसिडर किया हो, वही मेडिसिन हमको देनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत केसेस में होता भी है, लेकिन बहुत केसेस में नहीं भी होता। तो हमको जो है फाइनल रेपर्टरी को एज अ टूल यूज़ करना है, ना कि जो भी मेडिसिन दे हम लोग सभी मेडिसिन हम पेशेंट पे ट्राई नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता। और पेशेंट भी जो है अगर रिस्पॉन्स नहीं हो तो जल्दी से पेशेंट चले जाते हैं, यानी हम लोगों को पेशेंट से हाथ धोना पड़ता है। तो बी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग एनी मेडिसिन। तो जब भी आप रेपर्टरी, जब आपको कुछ 10 मेडिसिन जो देती है, 10-5 मेडिसिन जो भी आई है, तो उसमें से आपको मटेरिया मेडिका रेफ़र करना है। मटेरिया मेडिका रेफ़र करके फिर आप उसके बारे में जो मेडिसिन्स के बारे में पढ़ोगे। तो ये जो केस था, इसमें पेशेंट का जो फील था वही हैप्पी बच्चा, बहुत अफेक्शनेट, बहुत लाड़ दुलार, अफेक्शनेट रिटर्न करेगा, प्यार से खेलेगा सबके साथ, बहुत ही स्माइलिंग बच्चा है। तो वही जो है वो फॉस्फोरस में मिला है हमको। तो इसलिए हमने फॉस्फोरस से मेडिसिन जो थी कंसीडर करके फॉस्फोरस मेडिसिन हमने प्रेस्क्राइब करी थी। रेपर्टराइज करने के बाद कुछ 4 मेडिसिन्स जो है आई थी इस केस में: फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर एंड नाइट्रोम्यूर। तो जब भी रेपर्टराइज करने के बाद कुछ 5-6 मेडिसिन आती है, तो हमको वापस मटेरिया मेडिका में जाके जो है फिर से मेडिसिन्स रेफ़र करके हर एक मेडिसिन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और उसमें उसका जो फ़ील जो होता है, मेडिसिन का फ़ील हमको और जो पेशेंट में जो हमको मिला है उससे मैच करके हमको मेडिसिन देनी है। तो जब हम लोगों ने ये केस देखा, तो हमने देखा कि जो बच्चा जो है वो बहुत अफेक्शनेट है, बहुत स्वीट है, स्माइल करने वाला है, बहुत हैप्पी रहने वाला है। ऐसा ऐसा जो था ये बच्चा था। और इसमें जो एक पिक्यूलियर एक मेन रूब्रिक जो मिला था हमको कि आइज़ लैक्रिमेशन स्टूल ड्यूरिंग, इसमें जो है अकेली फॉस्फोरस मेडिसिन खड़ी है। उसके अलावा भी जब हम पूरा तरह से रेपर्टाइज करते तो सबसे पहली मेडिसिन जो थी वो फॉस्फोरस थी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट मेडिसिन हो वही हमको देनी चाहिए, लेकिन इस केस में जो थी ऐसा हुआ कि फर्स्ट मेडिसिन और उसका फील जो था वो भी हमको फॉस्फोरस पेशेंट में
फॉस्फोरस मेडिसिन में मिलता है। उसके अलावा जो है सल्फ़र पेशेंट जो है कैसा कैसा होता है, बहुत लोकेशियस होता है, फिर उसमें कुछ पिक्यूलियर स्किन ट्रबल्स रहती है, या फिर उसको एग्रवेशन फ्रॉम सन है, या फिर बर्निंग सेंसेशन है, वो वगैरह कुछ नहीं था। फिर आर्सेनिक जैसा फास्टिडियस है क्या बच्चा, या फिर बहुत ही बहुत एंशियस है क्या बच्चा, बट वैसा नहीं था। एंजाइटी नहीं थी, रेस्टलेसनेस नहीं था ये बच्चे में। फिर नाइट्रोम्यूर जैसा था क्या ये बच्चा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था नाइट्रोम्यूर के जैसा। कंसोलेशन एग्रावेट्स है नाइट्रोम्यूर में, और चीयरफुल नहीं है, थोड़ा सा सैड सैड डिस्पोजिशन में जो है नाइट्रोम्यूर के जो बच्चा होता है वैसा। तो वो तो ये इसमें जो हमको मेडिसिन है वो फास्फोरस है। फास्फोरस मेडिसिन देने के बाद जो है पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हुआ। बट इम्प्रूवमेंट दिखने के बाद आपको कितना लंबा मेडिसिन, कितने टाइम तक मेडिसिन देना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट भले ही स्टार्ट हो, बट हमको ये एक पेड़ के इससे समझना चाहिए कि पेड़ जितना ऊपर होता है ज़मीन के, उतनी ही उसकी रूट्स डीप डाउन होती है सॉइल में, या फिर अंदर ज़मीन के नीचे बहुत ही गहराई तक जाती है। वैसे ही हमको मेडिसिन को लॉन्ग टाइम के लिए देना पड़ेगा, ताकि वो डीप रूट्स में जाके अपना काम करे और स्क्विंट को या फिर कोई भी बीमारी को जड़ से, रूट से जो है ख़त्म करे। तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि हमको लॉन्ग टाइम तक ये मेडिसिन देनी चाहिए, ताकि पेशेंट की जो तकलीफ़ है उसको अच्छे से और डीप से हम लोग जो है रूट से उसको ख़त्म कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर अगर आपने ये वीडियो देखा है, तो अगर आपके पास ये केस आता, तो आप इस केस को किस तरह से डील करते, आप क्या कौन से जो रूब्रिक्स है वो लेते, कौन से रूब्रिक्स को इम्पोर्टेंस देते, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। कि आपके पास अगर ये केस आता तो आप कैसे डील करते, क्या रूब्रिक्स लेते, कौन से रूब्रिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, और और यानी इसको कैसे आप डील करते, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच।